Hello students, how are you? All well? Let's start examples of the chapter number 7, and this is the first example. A bulb is rated at 100 watt for a 220 volt supply. कुछ बच्चों को रेटेड का मतलब पता नहीं होता है. रेटेड मतलब जो बल्ब के ऊपर प्रिंट लगाई होती है ना, उसे बल्ब का रेटिंग बोलते हैं कि भाई ये बल्ब 100 वॉट का है, उसको चलने के लिए 100 वोल्ट पावर चाहिए और 220 वोल्ट का सप्लाई चाहिए. फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब, द पीक वोल्टेज ऑफ द सोर्स एंड द आरएमएस करंट थ्रू द बल्ब. तीन चीज मुझे फाइंड करनी है, ठीक है, जिसमें से फर्स्ट की बात करें तो रेजिस्टेंस. रेटिंग के हिसाब से पावर ऑफ बल्ब P इक्वल्स टू V स्क्वायर बाय R. सो R इज इक्वल्स टू V स्क्वायर बाय P. V 220 स्क्वायर है तो दो बार लिखेंगे. 100 वॉट कैंसल. 484 ohm resistance. Second, peak voltage means the maximum voltage. So Vrms is equals to Vm by root 2. Make subject Vm. Vm is equals to root 2 of Vrms. 1.414 RMS, it's a 220 311 volt. Okay, and the next third number, the RMS current through the bulb. RMS current through the bulb, it's I is equals to P by V, otherwise you can write V by R. P it's 100, V it's 220.454 एम्पियर. ओके, तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 1. एग्जाम्पल 7.2 क्या कहते हैं? A pure inductor of 25 millihenry, pure मतलब only inductor, is connected to a source of 220 volt. Find the inductive reactance and the RMS current of the circuit if frequency of the source is 50 Hz. एक बात याद रखना कि अगर आपको ये वर्ड बोला हो कि भाई मैक्सिमम वोल्टेज, या तो आपको बोला हो एम्पलीट्यूड, ठीक है, या तो आपको बोला हो पिक वैल्यू, अगर यही कोई वर्ड यूज़ किया है तो ही आपको वी मैक्सिमम और आई मैक्सिमम लेना है. अगर सोर्स बोला है तो डेफिनेटली वो आरएमएस ही है. देयरफॉर हियर एक्सेल फॉर द इंडक्टर इट्स omega L 2 pi mu L 3.14 50 L 25 10 raised to minus 3 7.85 ohm. This is a reactance. IRMS is equals to VRMS by XL. VRMS, it is 220 divided by 7.85. It is 28 एम्पियर RMS. ओके, तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 7.2. एग्जाम्पल नंबर 7.3 क्या बोला है? A lamp is connected in series with a capacitor. मतलब कि ये बल्ब है,
और वो कैपेसिटर के साथ कनेक्टेड है। ये हो गया। प्रेडिक्ट योर ऑब्जर्वेशन फॉर डीसी एंड एसी कनेक्शन। अगर यहां पे कनेक्शन डीसी है तो एक बात याद रखना कि व्हेन कैपेसिटर चार्जिंग मोड में होगा, व्हेन कैपेसिटर इज इन चार्जिंग मोड, ठीक है, बल्ब जो है वो ग्लो करेगा। व्हेन कैपेसिटर इज फुल, मतलब कैपेसिटर आपका पूरा फुल हो जाएगा, तो जो करंट इन द सर्किट है इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। और करंट जो 0 हो जाता है उसके कारण बल्ब बंद हो जाएगा। ये सिंपल कंडीशन है, ठीक है। अब देखते हैं कि अगर एसी सोर्स होता तो क्या होता। तो एसी सोर्स होता तो ये बल्ब कंटिन्यूअस रन करता, क्लियर, कंटिन्यूअस ऑन रहता। चलो अब आगे बढ़ते हैं कि भाई XC इज इक्वल्स टू 1/ω/c के हिसाब से यहाँ पे रिएक्टेंस मिलता है, तो बल्ब जो है वो कंटिन्यूअस ग्लो करेगा, ऑन रहेगा। एसी जो कि हम घर में यूज करते हैं, हमारा बल्ब कंटिन्यूअस ऑन ही रहता है। अब क्या बोला है, व्हाट हैपन्स इन ईच केस इफ कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इज रिड्यूस। कैपेसिटर अगर रिड्यूस हो जाएगा तो क्या होगा। अगर डीसी की बात करते हैं तो देयर इज नो चेंज, इन ग्लो ऑफ बल्ब, मतलब लाइटनिंग ऑफ द बल्ब में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि डीसी के अंदर सिर्फ एक ही सिस्टम होती है, कैपेसिटर का चार्जिंग, कैपेसिटर का डिस्चार्जिंग। अगर कैपेसिटर चार्ज हो चुका है तो बल्ब ग्लो करेगा। कैपेसिटर जैसे ही चार्ज हो जाएगा पूरे का पूरा, ठीक है, बैटरी में से करंट खींचना बंद हो जाएगा, तो अपने आप बल्ब ऑफ हो जाएगा। ओके, जो फर्क पड़ता है वो एसी में फर्क पड़ता है। एसी के अंदर क्या होता है कि अकॉर्डिंग टू XC 1/ω/c, as capacitance reduce, XC increase because of inverse relation। करंट का फॉर्मूला है I इज इक्वल्स टू V/XC। एज XC इंक्रीज होगा तो इनवर्स रिलेशन से I क्या होगा, डिक्रीज। और अगर I जो है वो डिक्रीज होगा तो उसके जो ग्लो में फर्क पड़ेगा। बल्ब जो है वो 100% ग्लो नहीं होगा, ठीक है। बल्ब जो है वो अपनी लाइटनिंग 100% लाइटनिंग नहीं देगा। मतलब जो बोलते हैं ना डीम जैसा, मतलब थोड़ा सा इतना ज्यादा नहीं बट कम लाइटनिंग देगा, लेस लाइटनिंग। ओके, तो जब भी यहाँ पे कैपेसिटेंस को इंक्रीज करेंगे ये दिक्कत आएगी। नॉट ओनली द कैपेसिटेंस बट अगर आपको मैं ये भी बोल दूं कि अगर ओमेगा में भी चेंज आएगा, ओमेगा भी अगर डिक्रीज होता है तो भी ये XC इंक्रीज होगा, ये I डिक्रीज होगा। नॉट ओनली द कैपेसिटर बट ऑल्सो इट डिपेंड्स ऑन द ओमेगा। अगर आपने वेरिएशन के हिसाब से फ्रीक्वेंसी चेंज कर दी तो भी आपको ये फेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 7.3। 7.4, 15 microfarad capacitor is connected to a 220 volt 50 hertz source. Find the capacitive reactance and current RMS and peak in the circuit. If frequency is doubled, what happen to the capacitive reactance and the current? चलो
अभी आगे जो केस देखा हमने उसके हिसाब से ही जाना है। सबसे पहले तो हम लोग रिएक्टेंस फाइंड करना है। रिएक्टेंस आप भी एग्जाम में अगर तीनों के तीनों का कॉम्बिनेशन पूछे तो ट्राई करोगे रिएक्टेंस पहले फाइंड कर सको, ठीक है। रिएक्टेंस इट्स एक्सी, इट्स 1/1 ओमेगा सी, it is 2 pi mu c. 2 3.14 frequency 50 15 माइक्रो 10⁻⁻⁶ तो हो जाएगा 212 ओम। तो ये हो गया हमारा एक्सी 212 ओम। ओके, चलो अब बात करते हैं कि भाई करंट की वैल्यू क्या होती है। तो सबसे पहले IRMS फाइंड करेंगे। इट इज VRMS बाय XC 220/212 1.037 एम्पियर। ओके, और अगर आप बोले कि मैक्सिमम वैल्यू तो IM √2 IRMS 1.414 1.037 1.47 एम्पियर। ओके, चलो अब बात करते हैं फ्रीक्वेंसी के बारे में। क्या बात करनी है कि भाई इफ जो आपकी फ्रीक्वेंसी है वो अगर डबल हो जाएगी तो आपका जो ओमेगा है वो भी डबल हो जाएगा। तो एक्सी डैश के अकॉर्डिंग अगर ये यहाँ पे 2 ओमेगा सी होगा तो ये हाफ हो जाएगा बिकॉज इनवर्स रिलेशन। तो रिएक्टेंस बिकम्स हाफ। ओके, अब क्या करना है कि करंट फाइंड करना है। I dash it's VRMS by XC dash. It is 2 times of VRMS by XC because half है तो नीचे का ऊपर चला जाएगा। I dash it's 2 times of IRMS. So current becomes doubled. ओके, करंट बिकम्स डबल्ड हो जाएगा। तो ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 7.4। एग्जाम्पल 7.5 क्या बोला है? अ लाइट बल्ब एंड एन ओपन कॉइल इंडक्टर आर कनेक्टेड टू एन AC सोर्स थ्रू अ की एज शोन इन फिगर. The switch is closed and after some time an iron rod is inserted into the interior of the inductor. The glow of the bulb increase, decrease unchanged as the iron rod is inserted. Given the reason of the answer of the reason. Okay. When यहाँ जो हम कंसेप्ट की बात करेंगे वो जाएंगे चैप्टर नंबर 5 के हिसाब से। When iron rod is inserted, आयरन रॉड जो है वो अगर हम इंसर्ट करेंगे तो मैग्नेटाइजेशन होगा। क्या होगा? मैग्नेटाइजेशन अकर्स। मैग्नेटाइजेशन के हिसाब से अगर मैग्नेटाइजेशन इंक्रीज होगा तो एल भी जो है वो इंक्रीज होगा। एल इंक्रीज होगा तो एक्सएल इज इक्वल्स टू ओमेगा एल के हिसाब से एल इंक्रीज ओमेगा भी इंक्रीज बिकॉज सेम रिलेशन। बात करते हैं करंट की। करंट आई इज इक्वल्स टू वी बाय एक्सएल।
अगर एक्सएल इंक्रीज होगा तो करंट डिक्रीज होगा, ठीक है। और जैसे ही करंट डिक्रीज होगा तो जो बल्ब है उसका जो ग्लो है वो डिक्रीज होगा। ध्यान देना कि जैसे ही आयरन रॉड को इंसर्ट करते हैं मैग्नेटाइजेशन शुरू होगा अंदर का, मैग्नेटाइजेशन के हिसाब से वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, फील्ड बढ़ेगा तो ये एल इंडक्टेंस भी बढ़ेगा, और जैसे ही इंडक्टेंस बढ़ेगा रिएक्टेंस भी बढ़ेगा। अगर रिएक्टेंस इंक्रीज होगा, वन काइंड ऑफ रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा तो करंट डिक्रीज होगा, तो बल्ब जो है वो कम ग्लो करेगा, ठीक है। तो ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल 7.6, let's start. A resistor of 200 ohm and a capacitor 15 microfarad are connected in series to 220 volt 50 hertz AC source. Calculate current in the circuit. तो उसके लिए मुझे सबसे पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा? XC. XC मतलब कि 1/2 पाई म्यू सी। अगर इसकी कैलकुलेशन पूरी लगाओ तो ये कुछ आती है, इट्स 212.314 ओम। 10⁻⁻6 को ऊपर भेजो, 10⁻+6 और फिर आप कैलकुलेट करो। नाउ अभी आपको काउंट करना है मॉड जेड। वाई मॉड जेड? बिकॉज रेजिस्टर एंड कैपेसिटर आर कनेक्टेड, और उसके हिसाब से x² + xc² बनेगा आपका मॉड जेड। चलो आर की बात करते हैं तो इट्स 200 होल स्क्वायर प्लस इट्स 212.314 होल स्क्वायर इन द स्क्वायर रूट। इट्स 40000 प्लस इसका हो जाएगा 45077। पूरा निकालोगे 291.67 ओम, इतना आपको मिलेगा मॉड जेड। और मॉड जेड के हिसाब से मुझे करंट फाइंड करना है तो वो बहुत ही ईजी होगा। I इज इक्वल्स टू V बाय मॉड जेड, या तो RMS लिख सकते हो। इट इज 200 divided by 291.67 and the answer is 0.75 ampere is your answer. 0.75 ampere its answer. चलो नेक्स्ट चेक करते हैं। Calculate the voltage across the resistor and the capacitor। मतलब कि मुझे VR फाइंड करना है, VC फाइंड करना है। VR इट इज IR 0.75 into 200 it is 150 volt। VC IXC 0.75 into 212.3 160.07 वोल्ट, जिसे हम लोग नियरली 160 वोल्ट ही लेंगे। ओके, तो अगर डायरेक्टली एडिशन करना है, सिर्फ एडिशन, सो फॉर्मूला के हिसाब से VR प्लस VC इक्वल्स टू V होना चाहिए। बट VR की वैल्यू जो आती है वो है 150, VC की वैल्यू जो आती है वो है 160। इट इज 310 वोल्ट विच डज नॉट इक्वल्स टू V। तो ऐसा क्यों हुआ? तो ऐसा इसलिए हुआ कि जब हम बात करते हैं कि VR और VC के बारे में, ठीक है, तो हमें यह पता होता है कि जो इंडक्टर है, सॉरी रेजिस्टर है, उसके अंदर वोल्टेज और करंट एक ही डायरेक्शन मिलते हैं, इन द सेम डायरेक्शन।
जब वो कैपेसिटर के साथ कनेक्ट हो जाता है तो उस टाइम पे कुछ एंगल बनाता है और वो एंगल होता है 90 डिग्री। जैसे कि ये रहा मेरा वोल्टेज ऑफ द रेजिस्टर, ये रहा मेरा करंट, और यहां पे मुझे मिलेगा वोल्टेज इन द कैपेसिटर जो कि 90 डिग्री होगा। उसके हिसाब से वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू वी आर प्लस वी सी में से वी आर स्क्वायर प्लस वी सी स्क्वायर प्लस 2 times वी आर वी सी cos 90 and cos 90 is 0. So वी आर square plus वी सी square 150 square plus 160 square v square v 22500 इट इज 25600 और उसका स्क्वायर रूट, विच इज नियरली इक्वल्स टू 220 वोल्ट। तो यहां पे आपको फेजर मेथड यूज करनी है, डायरेक्ट एडिशन नहीं करना है। हमें पता है कि डायरेक्ट एडिशन कब होता है, जब सब एक ही डायरेक्शन में होते हैं, जब उनके बीच में आगे पीछे जैसा कोई रिलेशन ना हो। तो यहाँ पे हमें फेजर मेथड मतलब कि वन काइंड ऑफ वेक्टर के कंसेप्ट से जाना होता है, इसीलिए हम लोग डायरेक्टली एडिशन नहीं कर सकते। ओके, तो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल 7.7 For circuits used for transporting electric power, a low power factor implies large power loss in transmission. अगर लो पावर फैक्टर करोगे तो ट्रांसमिशन में आपको पावर लॉस ज़्यादा होगा। लेट्स चेक। जो इक्वेशन ऑफ द पावर है वो होगा P इक्वल्स टू VRMS IRMS cos delta. If cos delta will increase, therefore ultimately power decrease हो जाएगा। पावर डिक्रीज नहीं कर सकते क्योंकि अगर पावर डिक्रीज हो जाएगा तो पहुंचेंगे कैसे। तो यहां पे लिखेंगे कि टू मेंटेन वैल्यू ऑफ पावर ओरिजिनल, तो वोल्टेज तो आप इंक्रीज नहीं कर सकते, वी हैव टू इंक्रीज द करंट। करंट को इंक्रीज करो, ये डिक्रीज होगा तो इसे इंक्रीज करो, ये जितने मल्टीपल में डिक्रीज होगा उतने मल्टीपल में इसे इंक्रीज करो, तब जाके पावर बैलेंस होगा। सिंपल सी बात। लेकिन जो लॉस की बात आती है तो लॉस ऑफ पावर इज ऑन द इक्वेशन ऑफ आई स्क्वायर आर। मतलब कि आप आई से पावर इंक्रीज कर रहे हो लेकिन आई स्क्वायर के अकॉर्डिंग पावर लॉस हो रहा है। पावर क्या हो रहा है? लॉस। तो पावर लॉस इज प्रोपोर्शनल टू आई आर एम एस स्क्वायर। मतलब कि पावर जो पैदा होगा वो पावर आई से प्रोपोर्शनल होगा, लेकिन जो लॉस होगा वो आई स्क्वायर में लॉस होगा। तो अगर आप 2 एम्पियर पावर इंक्रीज करते हो तो 2 स्क्वायर 4 एम्पियर के हिसाब से डिक्रीज होगा। तो डिक्रीज रेट जो होगा वो आपका बहुत ही ज्यादा होगा। तो आप पावर फैक्टर का वैल्यू कम करके तो ट्रांसमिशन नहीं कर सकते, ये क्लियर हो गया, वरना ये प्रॉब्लम आएगी। नेक्स्ट, पावर फैक्टर कैन ऑफन बी इंप्रूव्ड बाय यूजिंग ऑफ कैपेसिटर ऑफ अप्रोप्रिएट कैपेसिटेंस इन द सर्किट। कैसे? तो एक सिंपल कैलकुलेशन आपको दिखाता हूं मैं। सपोज ये वोल्टेज, अब जो पैदा हुआ वो कहां से पैदा हुआ वो पता नहीं, इसलिए कुछ ना कुछ एंगल उन दोनों के बीच में होगा। वोल्टेज जो है वो करंट से कुछ फाई जितना, कितना? फाई जितना आगे है ये करंट, ठीक है।
तो इस करंट के दो कंपोनेंट हो गए, वो एक जो कंपोनेंट है वो कंपोनेंट इसके पैरेलल का, पैरेलल कंपोनेंट, और दूसरा जो है वो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है। तो ये भी पी नहीं, क्यू ले लेते हैं, आई क्यू। ठीक है, चलो अब ये कंडीशन हमारे पास है। अब उन्होंने क्या बोला है कि पावर फैक्टर कैन बी इंप्रूव। तो पावर फैक्टर को अगर इंप्रूव करना है तो मुझे कहीं ना कहीं जो गेम खेलनी है वो गेम कॉस डेल्टा के ऊपर खेलनी है। कॉस डेल्टा, कॉस डेल्टा इज इक्वल्स टू आर बाई जेड। अगर जेड की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है तो अपने आप कॉस डेल्टा की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। रेजिस्टर तो आप छोड़ो यार, कुछ नहीं कर सकते उसमें तो, क्योंकि वो तो जो लाइन का टर्मिनल है उसी के हिसाब से, जो कॉइल है उसका जो रेजिस्टेंस है उसे आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, सडनली बीच में आप कोई इंस्ट्रूमेंट चेंज नहीं कर सकते, आपको सिर्फ और सिर्फ कुछ अटैचमेंट करना है। तो इसके अंदर मैं काम करूं कि z की वैल्यू जो है उसके अंदर आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर डाल दूं, कैपेसिटर। ठीक है, जैसे ही मैंने कैपेसिटर डाला, ठीक है, वैसे ही z की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। z की वैल्यू इंक्रीज, सॉरी अभी तो कैपेसिटर है तो z की वैल्यू क्या हो गई, ज्यादा हो गई। z की वैल्यू ज्यादा होती है तो कॉस डेल्टा डिक्रीज हो जाएगा। कॉस डेल्टा डिक्रीज हो जाएगा, अपना तो काम बिगड़ने ही वाला है। तो हमने क्या किया कि एक कैपेसिटर यूज किया पैरेलल में, ध्यान से सुनना, पैरेलल में। तो ये जो हो गया कैपेसिटर का करंट, करंट इन कैपेसिटर, ये कैसे होगा, सीधी बात है, करंट इन कैपेसिटर इज अहेड ऑफ, कैपेसिटर का जो करंट है वो वोल्टेज से पाई बाई 2 में आगे हो जाता है। तो इससे क्या होगा, इससे कुछ नहीं होगा मुझे पता है, बट इसे हम लोग कहाँ टारगेट करेंगे कि जो आईसी है, जो आईक्यू है, उस आईसी और आईक्यू दोनों की वैल्यू इक्वल कर देंगे। कैपेसिटर में से करंट बना के, मतलब कैपेसिटर कनेक्ट करके हम एक ऐसा करंट जनरेट करेंगे कि ये जो कंपोनेंट है, ये जो कंपोनेंट है उसे बैलेंस कर दे। ये बात हो गई फिजिक्स लैंग्वेज की। अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में अगर बात करें तो मुझे कैपेसिटर यूज करना है और एक ये ट्राई करना है कि ये जो कंपोनेंट है वो निकल जाए। अगर ये कंपोनेंट निकल जाएगा तो सिर्फ ये एक ही कंपोनेंट बचेगा, और उसके लिए जो cos फाई की वैल्यू जो होगी वो 0 हो जाएगी। ओके, सो लिख सकते हैं कि आईसी एंड आईक्यू आर बैलेंस्ड, और उसके हिसाब से फाई की वैल्यू जो होगी वो 0 हो जाएगी, और जो cos फाई है cos 0 बन के 1 हो जाएगा, जो कि मैक्सिमम है। तो पावर आप मैक्सिमम कब बनाओगे, जो कंपोनेंट पावर को रिड्यूस करने पे तुला हुआ है उसके पैरेलल में आप कैपेसिटर लगा दो, ताकि जो नया करंट बनेगा, ठीक है, वो इसके ऑपोजिट बनेगा, मतलब कि इसको डिमिनिश करेगा, वैनिश करेगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। तो इसको अगर डिस्ट्रॉय करेगा तो सिर्फ एक कंपोनेंट बचेगा, और एक कंपोनेंट के लिए ये जो एंगल है वो कितना हो जाएगा, 0, और फाई 0 मतलब cos 0, cos 0 इज इक्वल टू 1, सिंपल सी बात। ओके, तो कैपेसिटर कहाँ यूज करना है, पैरेलल में, ये भूलना मत। ओके, तो ये था एग्जाम्पल नंबर 7.7। एग्जाम्पल 7.8, और साइनोसॉइडल वोल्टेज, साइनोसॉइडल मतलब कि साइन वेव, और साइनोसॉइडल वोल्टेज ऑफ पीक वैल्यू 283 वोल्ट, पीक वैल्यू मतलब मैक्सिमम वैल्यू, frequency 50 Hz is applied to a series LCR circuit in which R 3 ohm, L 25.48 millihenry, C 796 microfarad. Find the impedance of the circuit. इम्पीडेंस फाइंड करने के लिए मेरे पास सबसे पहले LC और XL होने चाहिए। तो XL इज इक्वल्स टू 2 पाई म्यू एल, 2 3.14
frequency 50 multiply 25.48 10 raised to minus 3 टोटल 8 ओम। चलो अब XC फाइंड करते हैं। XC इज इक्वल्स टू 1/ओमेगा C, ओमेगा इट्स 2 पाई म्यू C frequency divide by 2 3.14 50 C 796 माइक्रो 10 raised to minus 6। ओके 10 raised to minus 6 को ऊपर लेके जाओ 10 raised to plus 6 और 10 raised to plus 6 को ओपन करो अराउंड 10 lakhs डिवाइड बाई ये सब वैल्यू करोगे तो आंसर कुछ आएगा 4 ओम। कितना आंसर आएगा? 4 ओम। तो अभी चाहिए XC माइनस XL 4 minus 8 minus 4 ohm. Therefore, impedance it is mod Z is equals to R square plus XC minus XL whole square its square root. R is given 3 square 9 plus XC minus XL it is minus 4 its square 16 total 5 ओम। ओके तो ये हो गया हमारा फर्स्ट इम्पीडेंस। सेकंड क्या मांगा है? द फेज डिफरेंस बिटवीन द वोल्टेज एंड द सोर्स। अब वोल्टेज और सोर्स के बीच का फेज डिफरेंस मतलब कि tan phi is equals to XC minus XL by R। XC minus XL it is minus 4 by 3 minus 1.3333। phi is equals to minus 53 degree minus 53 डिग्री। ओके एक बात यहाँ पे याद रखना, थ्योरी के हिसाब से हमारा XC जो है वो बड़ा होना चाहिए, लेकिन नेगेटिव वैल्यू ये इंडिकेट करता है कि XL इज ग्रेटर देन XC। Therefore, voltage ahead of current in phase by 53 degree। Okay, next the power dissipated in the circuit। मुझे पावर डिसिपेट के लिए IRMS चाहिए, मतलब कि I चाहिए। I is equals to IM by रूट 2। वाई? बिकॉज वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू दी है, तो IM इज इक्वल्स टू वॉट? VM by mod Z। it is under root of 2। VM it's a 283, root 2 it's a 1.414 1.414 multiply mod Z it is 5। current is around 40 एम्पियर। तो जो पावर डिसिपेशन हुआ वो पावर डिसिपेशन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? P इक्वल्स टू I स्क्वायर R। I इट्स 40 होल स्क्वायर, R इट्स 3 4800 वॉट। ये हो गया हमारा पावर डिसिपेशन। ओके और लास्ट द पावर फैक्टर। पावर फैक्टर का फॉर्मूला क्या है? इट इज cos phi
cos phi, it is r by mod z. R is what? 3, z 5, आंसर 0.6. ओके, तो ये हो गया हमारा पूरा न्यूमेरिकल. एग्जाम्पल नंबर 8. एग्जाम्पल नंबर 9. Suppose frequency of the source in the previous example can be varied. A. What is the frequency of the source at which resonance occur? मतलब कि वैल्यू यही चाहिए. फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स जब रेजोनेंस हो तो उसे बोलते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी. क्या बोलते हैं? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी. रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ओमेगा 0 इक्वल्स टू 1/1 अंडर रूट ऑफ LC. L की वैल्यू हो जाती है 25.48 मिली हेनरी 10⁻³ कैपेसिटर 796 माइक्रो 10⁻⁶. ओके, तो इसे कुछ कैलकुलेशन करोगे तो अंदर का कैलकुलेशन आएगा 2028.2 10⁻⁸. ओके, और पूरा आंसर निकालोगे तो कुछ 222.1 मीन्स अराउंड 222 रेडियन पर सेकंड. ओके, नेक्स्ट कैलकुलेट द इम्पिडेंस. अब हमें पता है कि जब रेजोनेंट होता है तो एट रेजोनेंट XL is equals to XC. Therefore Z is equals to R. Z is equals to R. और R की वैल्यू हमें पता थी 3 ओम. द करंट, उस टाइम पे करंट कितना होना चाहिए? तो उस टाइम पे करंट मांगा है IRMS इज इक्वल्स टू VRMS by Z. VRMS is what? VM by √2. VM की वैल्यू कितनी है? 283 414. Z की वैल्यू कितनी है? 5. सॉरी, Z की वैल्यू दिस टाइम 5 नहीं, दिस टाइम 3. ये रही, इज इक्वल्स टू 66.7 एम्पियर अराउंड आंसर आएगा. ओके, फिर क्या मांगा है उन्होंने? द पावर डिसिपेटेड एट द रेजोनेंट कंडीशन. पावर डिसिपेशन, पावर P इक्वल्स टू I²R 66.7 होल स्क्वायर मल्टीप्लाई 3. दिस इज 13346.67 वाट, मतलब कि किलो वाट में चला जाएगा. 3 निकाल दो, 13.35 किलो वाट. इतना पावर डिसिपेशन होगा. ओके, तो ये रहा आपका एग्जाम्पल नंबर 7.9. एग्जाम्पल नंबर 10. At an airport, a person is made to walk through the doorway of metal detector for security reasons. If he is carrying anything made of metal, the metal detector emits a sound. On what principle does this detector works? Very simple है कि जब हम लोग ये पोर्शन में से पास होते हैं ना,
जो पार्ट होता है उसमें जब हम लोग पास होते हैं यहाँ से, तो यहाँ पे इनिशियल लेवल पे कुछ मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक है। एंड जो डोरवे है, डोरवे की जो दो प्लेट है वहां पे एक रेजोनेंस क्रिएट होता है। क्या होता है? रेजोनेंस। रेजोनेंस के हिसाब से Z इज इक्वल्स टू R मिलता है, बिकॉज इन रेजोनेंस XL इज इक्वल्स टू XC। उसके हिसाब से करंट I इक्वल्स टू V बाय Z जनरेट होता है, ठीक है। और ये जो कंडीशन है वो स्टेबल कंडीशन है। क्लियर? इतना सिर्फ आपको याद रखना है। ये इनिशियल कंडीशन है कि डोरवे के अंदर रेजोनेंस क्रिएट किया होता है, XL इक्वल्स टू XC मिलता है, Z इक्वल्स टू R मिलता है, ठीक है। तो I इक्वल्स टू V बाई Z के हिसाब से मुझे एक स्टेबल कंडीशन से करंट मिलता जाता है, कोई चेंज नहीं होता है उसमें उतना ज़्यादा। ओके, अब बात करते हैं कि जब हम लोग अंदर एंट्री लेते हैं तो एक वर्ड यूज किया है, द मेटल डिटेक्टर, अदरवाइज इफ ही और शी कैरिंग मेटल। ओके, तो आप ये समझो कि आप ये पूरी सी एक रिंग में से पास होते हो। अज्यूम दैट, मैंने पहले ही बोला कि आप मैग्नेटिक फील्ड में पास होते हो। अज्यूम दैट शी और ही इज पासिंग थ्रू रिंग, अदरवाइज ये भी बोल सकते हैं ही और शी पासिंग थ्रू मैग्नेटिक फील्ड। ओके, अब हमें पता है कि जब भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैं कोई डिटेक्टर रखूंगा, मतलब मेटल डालूंगा, मेटल इंक्रीजेस मैग्नेटिक फील्ड। मेटल जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करता है। मैग्नेटिक फील्ड जैसे ही इंक्रीज होती है, एल भी क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। एल इंक्रीज होते ही एक्सेल जो है वो भी इंक्रीज होता है, और अब एक्सेल डज नॉट इक्वल्स टू एक्सी हो जाएगा। एक्सेल डज नॉट इक्वल्स टू एक्सी होने के कारण जो आर इक्वल्स टू जेड था, अब वो कुछ हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्सेल माइनस एक्सी होल स्क्वायर, जो कि इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर? और जैसे ये इंक्रीज होगा, जो स्टेबल कंडीशन थी उसमें से कुछ अनस्टेबल कंडीशन में आएगी। मतलब कि इस करंट पे उन्होंने अलार्म सेट किया था कि जब भी ये करंट मिले अलार्म ना बजे, ठीक है। और जैसे ही अनस्टेबल कंडीशन में आया, करंट जो है, नया वाला करंट पुराने वाले करंट से अलग होता है। जब भी कोई करंट को चेंज करता है माइनर सा भी, तो वहां पे अलार्म बजना शुरू हो जाते हैं। मतलब आप कोई मेटल डिटेक्टर लेके अंदर जाओगे या तो मेटल लेके जाओगे, ठीक है, तो उससे क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा, जिससे एल इंक्रीज होगा। एल इंक्रीज होगा तो एक्सएल बढ़ेगा, एक्सएल बढ़ेगा तो रेजोनेंस की कंडीशन ब्रेक हो जाएगी। क्योंकि आप मेटल लेके जाते हो तो कैपेसिटर में तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो आर इज जेड इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी होल स्क्वायर के हिसाब से ये जेड इंक्रीज होगा, और जेड जैसे ही चेंज होता है करंट चेंज हो जाएगा। और करंट का चेंज होता है तो स्टेबल कंडीशन में से अनस्टेबल कंडीशन में वापस आते हैं। जैसे ही अनस्टेबल कंडीशन में आते हैं, करंट पास होता है सर्किट में से और अलार्म बजना शुरू हो जाता है। तो ये है एग्जाम्पल 7.10। एग्जाम्पल 7.11 shows that free oscillations of an LC circuit, the sum मतलब के addition of the energies magnetic and electric stored in the capacitor and the inductor, कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रिक एनर्जी, इंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक, इज कांस्टेंट इन टाइम, मतलब कि वो कांस्टेंट मिलती है। चलो शुरू करते हैं। इन एलसी ऑसिलेशंस थ्योरी में हमने देखा, ठीक है, कि चार्ज in the capacitor is according to Q equals to Q0 cos omega t, एंड जो करंट है
current in inductor I equals to Q0 ओमेगा माइनस साइन ओमेगा टी। ओके, तो एनर्जी की बात करो तो U इक्वल्स टू यू ई प्लस यू बी। यू ई क्यू स्क्वायर बाई 2c, यू बी हाफ एल आई स्क्वायर। Q इक्वल्स टू Q0 स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी बाई 2c प्लस हाफ एल Q0 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ओके, अब एक काम करते हैं, ये जो ओमेगा स्क्वायर है ना, ये सिर्फ इसी टर्म में है, यहां पे ओमेगा स्क्वायर नहीं है, तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/LC डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं? 1/LC। Q0 स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी बाई 2c प्लस L Q0 square by 2 omega square, it is 1/LC sin square omega t। okay, that means 1 and 1L cancel, तो Q0 square by 2c common, तो U equals to Q0 square by 2c common, cos square omega t plus sin square omega t, it is 1, Q0 square by 2c। so Q0 is a constant, C is constant, तो लिख सकते हैं this equation is independent from time, or Q0 square by 2c gives constant value। ओके, तो ये थी चैप्टर नंबर 7 की सारी एग्जाम्पल्स। ओके, सो आप ध्यान से इसको पढ़ो, ध्यान से समझो। चैप्टर 7 के एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज बहुत ही ईजी है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, एक्सरसाइज का भी हमने वीडियो बना के दिया है, वो भी आप देखो, और अगर आपको अच्छा लगे तो ये वीडियो को लाइक करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।